आज माइयों की रस्म थी। हर तरफ शोर शराबा था। मुस्कुराहटें, कह कहे, चूड़ियों की खनक ने फिजा में सहर फूंक दिया था। सफेद शेरवानी में मलबूस, गले में हल्दी रंग मफलर पहने, अपने दराज कामत समेत शरारतों और खिलखिलाहटों से सबकी आंखों में चमक रहा था। लड़कियों को नूर की किस्मत पर रश्क आने लगा तो कोई हसद की आग में जल रहा था। काफी आसिया बेगम को सुनाने लगी कि इस औरत की बेटी को बहू बना लिया जिसने सारी उम्र गैर मर्दों से दाद वसूली थी। उनके बीच रही एक बहरहाल उन्हें दुख था। आसिया बेगम ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी, वो भी ऐसी लड़कियों से जिनका ना आगे कोई था ना पीछे। ये बात आसिया बेगम को झुलसा गई कि ये उनके ही अल्फाज हैं जो उन्हें पलट कर मिल रहे हैं, कि आज उनके सामने उनकी बहू को ये सब सुना रहे हैं। फिर क्या था? देखने वाले रूम में देखते रहे जब आसिया बेगम उन पर चढ़ दौड़ी। ये तक कह दिया कि अगर इतनी ही चुभ रही है तो शक्ल दफा करें, पर ये मत भूलेंगे उनकी बहू कोई ऐसी वैसी नहीं, उनके देवर की बेटी है, अलवी खानदान की बेटी है। पता नहीं किस जज्बे से वो ये सब बोल गई कि नूर सुनती साकित उन्हें देखती रह गई। वो उलझ गई कि कौन सा रूप है ताई अम्मी का। कभी बिल्कुल अनजान पनी नफरत के तीर बरसाती हैं तो कभी बिल्कुल अपनी सगी मां बन जाती हैं। पर आज अपने बेटे की खुशी में वो कोई बदमस्की नहीं चाहती थी। उन्होंने बहुत ख्वाब देखे थे इस दिन के और वो कभी उन्हें खराब नहीं करना चाहती थी, ना ही अपने बेटे को नाखुश करना चाहती थी। कमाल साहब खुश थे कि चलो अपने भाई की एक बेटी को उन्होंने अपने तहफ्फुज़ में ले लिया, कुछ मुंह दिखाने के लायक तो बनेंगे अपने भाई को। वहीं अपने बेटे की खुशी पर वो इंतहाई खुश थे। हाँ, बुरहान ने गलत किया था, पर उसे यूं हर तरफ देखकर वो कोई सोच नहीं दे रहे थे मुस्कान को निकालने का, क्योंकि इस लिहाज से उन्हें अपने बेटे को खोना पड़ जाता जो हरगिज़ वो नहीं चाहते थे। वो दाद के लाई सूट में मलबूस थी, हल्दी कलर का इंतहाई खूबसूरत घेरदार लहंगा जिस पर ब्लैक और वाइट हैवी कढ़ाई थी और इसमें लगे नगीने सितारे। वो लहंगा काफी भारी था और उस पर की गई मेहनत इंतहाई महंगी महीनों पर मुश्तमिल। बॉर्डर पर सोने की तारें और नगीने सजे थे डिजाइन से, जिनकी चमक आंखों में चुभ रही थी। हर कोई मबहूत था उसके कपड़ों को देखता। नूर खुद पहली बार देखकर मबहूत ही तो रह गई थी। उसने हाथों से छुआ था कि हकीकत में ये लहंगा उसका है। साथ ही खूबसूरत हील्स, फूलों की ज्वेलरी जिसमें गोल्डन की सजावट थी। ब्यूटिशियन के पहुंचने पर उसे वो खूबसूरत सा लहंगा पहनने को भेजा गया। नूर शर्म दुख से कट गई कि ये उसे बड़ा होगा, पर वो तब साकित रह गई जब उसकी फिटिंग और हाइट का ही था। वो बहुत खुश हुई थी और इसी खुशी में मगन थी। ब्यूटिशियन ने उसका मेकअप किया और फूलों की ज्वेलरी पहनाई। आसिया बेगम ने देखते उसे माशाल्लाह कहते सदका उतारा। उसके स्याह खूबसूरत बालों का डिजाइन बनाए बाल आगे किए थे और उनमें छोटे छोटे सुर्ख पीले फूल लगाए उसके हुस्न में चार चांद लगा दिए। बी उसे मुस्कुराता देखकर मुतमईन थी कि चलो वो खुश है, उन्हें और क्या चाहिए। बारी दुपट्टा सर पर सजाए उस पर जालीदार घूंघट डाला गया। अचानक से उसे घबराहट हुई। उसे जैसे ही किसी अपने की जरूरत थी। इस पल कोई दिल के बेहद करीब, जैसे हुरुल ऐन। सोचकर उसकी आंखें भीग गईं। अरे आसिया, वो तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? खानदान की एक औरत ने तमस्कुर से पूछा, मुस्कुराहट छुपाकर। इसके बावजूद दबी दबी हंसी बिखर गई। पर आसिया बेगम आज अपने तमाम तरजब्त आजमाने पर तुली थी। वो अपने रूम में है, तैयार हो रही हैं। अकेली नहीं है, बच्ची भी है, उसे तैयार करना है, फिर खुद होना है, बुरहान को भी मदद देनी है तैयारी में, इसीलिए उसे आने में देर हो जाएगी। चलो तब तक हम इसे नीचे ले चलें। उन्होंने मुस्कुरा कर नरमी से कहा कि नूर गश पर गश खा रही थी। हो क्या जा रहा था इस घर में उसे समझ नहीं आ रहा था। बी भी कुछ चौंकी, फिर संभल गई। हाँ चलो। उन्होंने हामी भरी तो आसिया बेगम ने सर झुकाए बैठी नूर का माथा चूमा और उसे अपने हसार में लेकर उठाया। दूसरी तरफ बी ने आकर उसका हाथ थमा। वो झींपी भारी कपड़ों में हील्स में बमुश्किल खड़ी हुई। रश्क बड़ी नजरें नूरुल ऐन के उठे कदम पर बिछ रही थीं। कोई मबहूत था तो कोई सराह रहा था। तू तो बड़ा निखर रहा है। हाँ,
समीर ने कंधा मारते कहा। दाद हंसा और फिर जोर से कहकहा लगा उठा। जाहिर है यार, परसों रुखसती है, मैं न निकलूंगा तो फिर क्या मेरी दुल्हन निकलेगी। उसने बेबाकी की हद कर दी कि एक साथ कई मुक्के उसकी चौड़ी पीठ पर पड़े। कमीनों, तुम सब क्यों मुझसे जल कर मर रहे हो? जाओ अपने माई बाऊ से कहो, ला देंगे कोई उठाकर। मेरी किस्मत पर जल कर मुझे क्यों मार रहे हो, बदनसीबो मनहूसो। वो भुन्ना कर कराह कर उन पर चढ़ दौड़ा कि अब की बार कहकहा लगाने की बारी उनकी थी। बड़ा उतावला हो रहा है, जाकर दिखाना हमें भाभी के रूम में, हम अपनी मूछें कटवा देंगे। फहद ने अपनी मूछों को मड़ोड़ते हुए कहा कि दाद का सदमे से मुंह खुल गया। पर क्यों? उसकी आवाज सदमे से हलक में ही फंस गई। बस रुखसती वाली रात हमारा मासूम दर हकीकत कमीना दाऊद हमारे साथ रहेगा। दोस्ती के खूबसूरत पलों को याद करेंगे मिलकर। समीर ने फौरन अपना मंसूबा पेश किया। सबने इकरार में सर हिलाया। उसका सदमे से बुरा हाल था। अगर बरवक्त जीशान पानी ना पिलाता तो वो वहीं ढेर हो जाता। खत्म यारी, बिल्कुल खत्म। निकलो मेरे घर से अभी इसी वक्त। तुम सब की जैसी मनहूस शक्ल है वैसे ही इरादे हैं मेरी खुशियों के दुश्मनों। मैं तुम्हें एक पल अपनी दहलीज पर टिकने नहीं दूंगा। भुना कर वो उठा और उन्हें धक्का देता बाहर निकालने लगा। लॉन की फिजा में उसकी हालत पर बुलंदो बांग कह कहे गूंज रहे थे। सब दुल्हे के लबों पर मुस्कुराहट की जगह परेशानी चेहरे पर देखते खुद मुस्तरिब हो गए थे, जबकि उसके दोस्त पुरसकून देगों में मुंह दिए वक्फे वक्फे से कुछ न कुछ मुंह में डाले घूम रहे थे। आजाद, बेफिक्र, पुरसकून। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम सबको, रोक कर दिखाना मुझे। वो पीछे पीछे सबके कॉलर पकड़ता उन्हें बावर करवा रहा था, जबकि वो तमस्कुर से हंसते कंधे उचका देते कि देखते हैं। और दाद जानता था वो उनमें से थे कि जान जाए मुझे ना जाए। या अल्लाह, मैंने तो सुना था दोस्ती नेमत होती है, यहाँ तो मेरे लिए जहमत बनी हुई है। थक कर उसने छत नुमा बरकी कमकमों के पार आसमान को देखा। दुल्हन आ गई। अचानक फिजा में शोर मचा। तालियां सरगोशियां अरूज पर पहुंच चुकी थीं। दांत ने मुड़कर धड़कते दिल से देखना चाहा कि उसी पल उसके दोस्तों ने उसकी गर्दन दबोची। तू क्या देख रहा है मासूम बच्चे? बिलावल ने कान में दिल जलाने वाली सरगोशी की और उसे एक तरफ घसीटने लगे, फूलों से महकते स्टेज से दूर। छोड़ो, बगैर तो मेरी शादी हो रही है, ये जुल्म ना करो, अल्लाह पूछेगा तुम सबसे। उसने बुलंद दुहाइयां दी, फिर फड़फड़ाया, चीखा। पर 10 जवानों पर मुश्तमिल उसके दोस्तों से वो कहां तक बच पाता, घसीट कर ले गए और घर के पीछे कुर्सी पर बांध दिया, जहां पहले ही सारा इंतजाम किया गया था। दाद शुष्तर था उन्हें कहकहा लगाते हंसते देखकर। चलो यार ओहो, भाभी से मैं दादी कहने लगी थी। चलो यार, भाभी से तो मिलकर आए। दाद के बाल बिखेर कर वो उठे कि दाद तड़प गया। अल्लाह पूछे तुम सबसे, मर मिट जाओ, कीड़े पड़े तुम सबको। तुम्हारी बीवियां तुम सबको जूते मारे, लाते मार कर पहली रात घर से निकाले, फौत हो जाओ तुम सब। कब्र में मिर्गी के दौरे पड़े, जालिमा मुझ पर रहम करो। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर वो कहाँ मानने वाले थे। कहकहा लगाते, हाथ पर हाथ मारते वहां से निकल गए। किसी को उस मासूम पर रहम न आया। गुस्से से वो फड़फड़ाया और पीछे से हाथ खोलने की भरपूर कोशिश करने लगा, जबकि लड़कियों की तालियां, शोर, गानों की गुनगुनाहट उसे घर के पीछे सुनाई दे रही थी, जहां वो अकेला अंधेरे में बंधा हुआ था। कहीं नूर ये ना समझे कि मैं भाग गया। हाय अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बोनी को हर बदगुमानी से पाक रखना। दहल कर सोचते उसने ऊपर आसमान की तरफ सदा लगाई। मिसी यार, कहाँ हो मेरी बहन? भाई को सख्त जरूरत है, पहुंच जाओ। उसकी सदाएं गूंजने लगी। कितने बेरहम दोस्त थे। दुल्हे को किडनैप कर लिया। मैं कभी इस गुनाह को बख्शिश नहीं करूंगा, लाते मारूंगा। मैंने अपनी बोनी को एक नजर देखा भी नहीं। हाय मेरे मौला, रहम कर मुझ मासूम पर। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसकी रट मासूम वाली अभी जारी थी। तुम अब बाहर निकलोगी या वहीं सोने का इरादा है?
इंतजार में बैठे बात के लिए बुरहान ने चिढ़ कर कहा, तो तुम्हें किसने कहा है ये लुंगी लाने के लिए? अंदर वो भी गुस्से में थी। फौरन धाड़ी बुरहान सटपटा गया। बेटा तुम तो उठ जाओ, बाहर चाची की माइयों की रस्म है, उठो शाबाश। वहां से नाकाम होते उसने मुंह के बल सोई फेरी के सर पर हाथ फेरकर उसे जगाया। कैसे तैयार हूं बाबा? पहले मामा को तो रेडी होने दे। वो बुरहान की तरह ही चिढ़ गई। जाहिर था घंटा होने को आया था। अंदर से कोई बाहर आने की किरण नजर नहीं आ रही थी। बाबा एक राज वाली बात बताऊं? दफातन ख्याल आने पर वो झटके से उठ बैठी और जोश और सरगोशियाना अंदाज में बोली, जरूर बताओ बाबा की जान। बुरहान ने बाहों में भरा उसे। बाबा हम कल गए थे ना मामू के पास, उसने आगाज किया, जिस पर बुरहान ने सर हिलाया कि मजीद बोलो। बाबा वहां मामू ने ममा की एक बात बताई कि वो क्यों लड़ती हैं सबसे, वरना मेरी ममा बहुत प्यारी अच्छी हैं। कौन सी बात? बुरहान ने चौंक कर देखा। पापा ममा जब छोटी थी ना, मेरी जितनी, तब वो मामू के साथ खेलते खेलते वहां करीब नाला था, गटर का नाला, उसमें गिर गई और 2 दिन उस गटर के नाले में रही। फिर जब बाहर आई मामू वाले उससे हॉस्पिटल ले गए, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तब वहां मालूम हुआ कि ममा का खून काला हो चुका है, जबकि मेरे मामू का खून प्योर रेड है। डॉक्टर ने मामू लोगों को बताया कि ममा के अंदर अब गटर के कीड़े रहते हैं और मेरी ममा अब गटर की फीमेल कीड़ी हैं। इसीलिए ये सब जो झगड़े होते हैं ना, ये ममा नहीं, गटर की कीड़ी करती हैं। वो बुरहान के कान में मुंह रखे उसे राज ताराना अंदाज में बता रही थी। और मामू ने बताया है कि जब मम्मा झगड़ा करें तो उन्हें सिर्फ ये कहो कि मम्मा गटर की कीड़ी, वो चुप हो जाएंगी। फेरी इंतहाई संजीदगी से उसे बता रही थी कि बुरहान कहा जब्त करते सुर्ख पड़ गया। ये किस मामू ने बताया है? उसने मुंह पर हाथ फेरते पूछा। गटर की कीड़ी, वो बुड़बुड़ाया। साथ ही एक छत फाड़ कहा रूम की फिजा में गूंज उठा। जिस भी मामू ने कहा है 100% सच कहा है, ये वाकई गटर की कीड़ी है। वो हंसता हुआ बोला। इतनी सीरियस बात पर बुरहान को हंसते देखकर फेरी हैरान परेशान उसका चेहरा तकने लगी। दूसरी तरफ मुस्कान अचानक से उसका कहा सुनती हैरान थी। आखिर अचानक स्वामी को क्या हो गया? कोई मर गया है क्या? वो अंदर से बोली। बुरहान ने चौंक कर दरवाजे की सिम देखा, मुंह बसोर लिया। नहीं, मेरी बीवी अभी जिंदा है। अल्लाह 100 साल उम्र दे उसे, आमीन। दरवाजा खोलकर उसने कहा। बुरहान ने मुस्कुराती फेरी से नजरें हटाकर उसकी आवाज पर अब बाजिया सुनते बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा। दूसरे ही लम्हे नजरें जैसे साकित हुईं। कई पल वो कुछ बोल न सका, मबहूत सा बस उसे तकता रहा। स्याह ब्लैक झिलमिलाती साड़ी जिस पर गोल्डन खूबसूरत काम किया गया था, उसके दराज कद पर इस कदर जच रही थी कि बुरहान की आंखें खैरा हो गईं। वो कोई हलक से लफ्ज अदा न कर सका। गींग सा उसके नाजुक सरापे को तकता रह गया। सुनहरी रेशम के बाल शानों पर बिखरे पड़े थे। सुराही गर्दन पर चमकते पानी की बूंदें गुलाब की पंखड़ियों जैसे भीगे लबों की तमस्कुर भरी मुस्कुराहट भी आज उसका बेड़ा गर्क नहीं कर पाई। तीखी नाक, सुनहरी आंखें, भीगी स्याह पलकें, उसकी नजरें बार बार भटक कर उसके तीखे नकूश में उलझने लगी। उसका मोम सा सरापा उसे अपनी सिमत खींचने लगा। फौरन उसे फेरी का ख्याल आया। नजरें काफी जब्त आजमा कर हटाई। आज ये गटर की कीड़ी न सिर्फ दिल बल्कि मैदा, फिफड़े, गुर्दे सबकी हालत खराब करने लगी है। ठंडी सांस भरते फेरी को चेंज करने जाने का इशारा किया। वो सर हिलाती बेड पर रखे येलो खूबसूरत फ्रॉक को उठाकर बुरहान के गाल पर किस करती बाथरूम में बंद हो गई। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी मुस्कान ने मुंह बना लिया। फेरी के जाते ही बुरहान मुस्कुराता साड़ी में उसके वजूद को देखता बेखुद सा आगे बढ़ा और आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। वो घूर कर उसे देख रही थी, जबकि वो खुमार आलूद नजरों से उसकी सुनहरी आंखों में देखता मुस्कुराया।
اس کا رخ اپنی طرف کر کے ہلکی سی پھونک اس کی پلکوں پر ماری. وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی. کیا ہوا سوامی؟ اس نے ڈرامائی انداز میں پوچھا. پاگل ہو گیا ہے سوامی، گٹر کی کیڑی، ہنس کر کہتے وہ اس کا نام بڑبڑایا. مسکان نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا. دفعتاً وہ کچھ سوچ کر مسکرایا. تم اگر لیڈی باس ہو تو ایس پی میں ہوں. مجرم کو پکڑنا اور بے بس کرنا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے. کیا بدتمیزی ہے بیہودہ ایس پی؟ وہ گرائی، جس پر برہان نے خوبصورتی سے کہکہا لگا کر اسے محبت سے اپنے تنگ حصار میں بھرا. چھوڑو مجھے ورنہ میں چیخ کر تمہارے ماں باپ کو بلا کر یہ بےہودگی دکھاؤں گی. وہ مچل گئی. آج وہ جیسے مقابلے پر اتر آیا تھا. دیکھو میں نے یہ لنگی والا ڈریس پہنا ہے، میں گر جاؤں گی، چھوڑو. وہ پھر پڑپڑائی. برہان نے دل کھور کر کہکہا لگایا. فیری آ جائے گی برہان پلیز. جنجلائی سی التجا کرنے لگی. برہان نے سر نفی میں ہلاتے اس کے بازو کو جکڑا اور گھسیٹ کر ڈریسنگ روم میں لایا. اب بولو. شرم کرو، باہر تمہارے اپنوں کی رسم ہے. وہ دانت کچکچا کر بولی تو برہان ہنس پڑا. ہاں تو ہم جا رہے ہیں، پر پہلی بار میری بیوی نے انسانوں والا حلیہ اپنایا ہے، تعریف تو بنتی ہے نا جان. اس کی ناک سے ناک ٹچ کرتے وہ بولا. وہ اس کی جذبات سے چور آنکھوں میں دیکھنے لگی. دونوں کی نظریں ملی اور وہ بغیر شرمائے اسے دیکھتی رہی، جس پر داد دیتے برہان نے ابرو اچکائی. وہ نظریں پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی. بہت خوبصورت ہو، میری سوچ سے زیادہ. وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا اور مسکان گہرا سانس بھر کر رہ گئی. مما. فیری روم میں دونوں کو نہ پا کر حیرت سے پکارنے لگی. پاگل ہو گئے ہو، پیچھے ہٹو. اس نے غصے سے کہا، پر وہ کہاں راضی ہونے والا تھا. تم ایسے نہیں مانو گے جیسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس نے تنزیہ کہا. کچھ پل بس. اس کے گال کو سہلاتے وہ گمبھیر بوجھل بھاری آواز میں بولا. مسکان نے دانت پیسے. اس کا دماغ گھوم گیا اور دوسرے ہی پل اسے نیند سے جگانے کے لیے اپنا ہاتھ گھما کر اس کے منہ پر مکہ جڑ دیا کہ وہ سٹپٹا کر کراہ کر دور ہوا. اب کون سی موت پڑ گئی تھی؟ اپنے جبڑے کو پکڑے وہ اس پر گرایا. موت مجھے نہیں، تم پر فوتگی کے دورے پڑ رہے تھے بےہودہ انسان. وہ اپنی ساڑی ٹھیک کرتی کاٹ کھانے کو دوڑی. وہ لمحے کو گھبرا گیا. تم مجھے کیسے مکہ مار سکتی ہو؟ وہ اپنی شرٹ درست کرتا اس پر چڑھ دوڑا. تم لائق ہی اس کے ہو، یہ لو، اب معلوم ہوگا کہ کیسے مارا. اس نے کہنے کے ساتھ ہی دوسرا مکہ گھما کر اس کے گال پر مارا کہ منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا. تم. وہ اس پر جھپٹا اور اس کو بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا، پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی برت گیا. تم نے مجھے مارا؟ مسکان چیخ پڑی. ہاں مارا، کیونکہ تم ایک سائیکو عورت ہو. 2 پل خوشی کے نہیں دے سکتی شوہر کو. گٹر کی مریضہ. ایس پی، تم نے مجھے گٹر کی مریضہ کہا؟ وہ صدمے سے چلائی. ہاں کیونکہ تم ہو. 2 دن گٹر میں گزار کر وہاں کے کیڑے کیڑیاں کھا کر آئی ہو. آتھو. اس نے کہتے ہی ابکائی کے انداز میں گھن کھائی اور ناک پر ہاتھ رکھ لیا جیسے اس میں سے اسمیل آ رہی ہو. میں گٹر کی مریضہ ہوں جس کے ساتھ ابھی تم. وہ گرائی اور ساڑی اپنی گردن میں لپیٹ کر وہ اس پر جھپٹی اور فیری کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بری طرح گتھم گتا ہو گئے. اف، میں کیا کہوں اب. وہ پاؤں کو چھوتا یلو فراک انگلیوں میں تھامے لب دانتوں میں دبا گئی. مما، گٹر کی کیڑی. تھک کر وہ بولی. برہان کا گلا دباتی مسکان ساکت ہو گئی، جبکہ اس کے نیچے بے بس پڑا برہان شاندار کہا لگا اٹھا اور ہنستے اس کی حالت دیکھ کر وہ لوٹ پوٹ ہو گیا. کیا کہا تم نے؟ بال پیچھے جھٹکتی وہ فیری کے سامنے آئی. اس نے معصومیت سے نظریں اپنے نیچے پڑے باپ سے ہٹا کر ماں کو دیکھا. بولو. اس نے سخت لہجے میں ٹوکا. مما، گٹر کی کیڑی. اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا اور اس کے پیٹ کی طرف دیکھا. کیا؟ ہاں کہاں؟ میں گٹر کی مریضہ کیڑی لگتی ہوں؟ اتنی ینگ خوبصورت ہوں، پیارا سا چہرہ ہے، کہاں سے گٹر جیسی لگتی ہوں؟
वो सर पकड़ कर बोली। बुरहान हंसता वहीं लेटा सर के नीचे बाजू रखते बड़ी फुर्सत से उसकी पुश्त देख रहा था, जहां गोल्डन कड़ाही वाली साड़ी पर दराज बाल बिखरे हुए थे। बेसाख्ता खुद पर हंस पड़ा कि अक्सर लड़ते जंग के वक्त वो उसके वजूद में खो जाता था और वो जी भर कर खून खराबा करके जाती थी। मम्मा, मैं नहीं, मामू कहते हैं कि आप गटर की कीड़ी हैं। आप 2 दिन गटर में रही हैं, इसीलिए आपका खून काला है और उनका सुर्ख प्योर। आपको डॉक्टर गटर की मरीजा कहते हैं। वो सारी हकीकत उसके गोश गुजार करती हुई सर झुका गई। नहीं फेरी बेटा, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अब हम गटर की कीड़ी को गटर की कीड़ी नहीं बोलेंगे तो क्या कीड़ी बोलेंगे? बुरहान उसे जिज करते मासूमियत से अल्फाज अदा करता बड़ा महसूस हो रहा था। बिच्छू, सुतेला बिच्छू, सही डंग मारा है बिच्छू। वो बुड़बुड़ा कर रह गई और वहां से निकली। मम्मा, मामू ने कहा था जब मैं आपको ये कहूंगी कीड़ी, आई मीन फीमेल कीड़ी, तो आप झगड़ा नहीं करेंगी। वो उसे आईने के सामने खड़ा देख कर बोली। अंदाजा साफ था कि आप तो सच में साबित हो गई हैं। वो तुम्हारा मामू नहीं है। उस दिन भी समझाया था, बिच्छू है, सुतेला, मीसना, गुन्ना। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो दांत कचकचाए ब्रश करने लगी, जबकि फेरी पास आकर कान पकड़ती खड़ी हो गई तो मुस्कान ने देखकर उसे बेसाख्ता खुद में भींचा। ड्रेसिंग रूम से निकलते ये मंजर बुरहान ने कुछ चौंक कर देखा था। एक यतीम ही दूसरे यतीम का दुख समझ सकता है। वो बुड़बुड़ाया और अपना ब्लैक 3 पीस सूट लेकर बाथरूम में बंद हो गया। लाउंज सारा मेहमानों से भर गया था। मलिक खानदान की तरफ से आलिया बेगम, दुर्राब, मिशाल, नुशीन, हसन, सुफियान और हुरिया आई हुई थीं, जबकि तकवा और साइम ने मेहंदी और शादी में आने का कहा था। वो अभी अपनी नई नई जॉब और हॉस्पिटल की तामीरात में काफ़ी मसरूफ़ थे। दाद कहाँ है कमाल? आसिया बेगम परेशान सी कमाल साहब के पास आकर बोली। मुझे क्या मालूम यही होगा। उन्होंने लाउंज में नजरें घुमाई। कहाँ चला गया ये लड़का? रस्म शुरू होने वाली है। वो परेशान सी दूसरी तरफ चली गई, जबकि उसके दोस्तों में दबी दबी हंसी और शर्मिंदगी भी थी। समीर बेटा, वो तुम लोगों के साथ था ना? कमाल साहब उनके पास चले आए। वो बौखलाए सटपटा गए। जी जी अंकल, वो हमारे साथ था, फिर अचानक कॉल आई तो अर्जेंट ही चला गया। फाहद ने फौरन बहाना बनाया। ओहो, एक तो इस लड़के की बेवकूफियां। कोई इस मौके पर कहीं जाता है क्या? बेवकूफ गधा। वो बुड़बुड़ाते वहां से हटे। तब सब ने अफसोस से उसकी गुमशुदगी और कमाल साहब की बात पर बेशक कहा। वैसे गया कहाँ? तुम लोगों ने कहीं देखा है उसे? वो मसनूई हैरत से एक दूसरे से पूछने लगे। नहीं यार, हमने तो नहीं देखा। हाँ, कुछ देर पहले गेट की तरफ बढ़ रहा था। ज़ीशान ने मुस्कुराते सीरियस अंदाज में बताया। अच्छा, आ जाएगा, तुम सब दिल छोटा मत करो। बिलावल ने सबके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें यार की गुमशुदगी पर हौसला दिलाया। यार, मेरा सांस घुट रहा है, कोई ठंडा पानी पिला दे। पता नहीं मेरा मासूम बुज़दिल शोना मोना यार कहाँ गया है? समीर सीना मसलता चेयर संभाल कर बैठा। तब सब परेशान उसका चेहरा तकने लगे। ये ले, जल्दी से पी ले, क्या पता घबराहट दिमाग पर चढ़ जाए। सब ने एकदम अपना जूता पाँव से निकालकर उसके मुंह के करीब किया, इंतहाई फिक्रमंदी से। समीर ने पहले उनकी शक्ल देखी, फिर उनके जूते जो ठंडे के तौर पर मिले थे। लानत हो तुम जैसे शैतान, सिर्फ दोस्तों के शर से अल्लाह महफूज ही रखे। दफा करो खुद को। जूते जैसी शक्ल लेकर वो धाड़ता वहां से उठा के सब बुलंद कह कहे लगा उठे। आया बड़ा घबराहट हो रही है बच्चे को। पी लेता हमारा जूता, 10 दिन बेड से ना उठता। सब ने बारी बारी नाक बंद करके जूते सूंघे और उबकाई देकर पाँव पर पहन लिए। माशाल्लाह आसिया, तेरी बड़ी बहू तो बड़ी सोनी है। एक उम्र रसीदा खातून ने मुस्कान को देखकर बेसाख्ता तारीफ की। करती भी क्यों ना। सियाह साड़ी में नफीस सी ज्वेलरी, दराज कद, दान पान सा वजूद, खुले बाल जो पुश्त के साथ शानों पर बिखरे पड़े थे, सुनहरी आंखों पर ब्लैक और गोल्डन आई शैडो का टच, लबों पर डीप रेड लिपस्टिक। जब सीढ़ियां उतरती बाहर लॉन में आई तो सबके मुंह खुले पड़े थे। वहीं आसिया बेगम
جہاں اس کے پہناوے کے ڈر سے کچھ سہمی ہوئی تھی، اسے یوں تیار ہوتے پا کر ان کی گردن خاندان میں کچھ اونچی ہو گئی، جیسے یہ ساری تعریف ان کی ہو رہی ہو۔ دادی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پیری بھاگ کر آسیہ بیگم کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے کچھ سٹپٹا کر اس کے یوں سب کے سامنے مخاطب کرنے پر گھورا، پر وہ بھی اپنی مما کی بیٹی تھی، چڑھ کر ان کی گود میں بیٹھ گئی۔ دادی بتائیں نا۔ اس کی ضد کی وجہ اور سب کے دیکھنے پر انہوں نے اس کے گال کو چھوا۔ بہت پیاری، جیسے سچ کی فیری۔ ان کی تعریف پر جہاں گھورتی مسکان ریلیکس ہو کر مسکرائی تھی، وہیں فیری کھل اٹھی۔ لو یو سو مچ دادی، اس نے کہتے ہی آسیہ بیگم کے گال پر کس کی اور ان کے سامنے اپنی گال پیش کی۔ وہ سب کو مسکراتا دیکھ کر مسکرائیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گال پر لب رکھے کہ عجیب سے احساس میں وہ گر کر مسکرا دیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ایک بار پھر وہ خالص محبت سے بولی۔ فیری خوشی سے کھلکھلائی اور جھپٹ کر نور کی گود میں چڑھ گئی۔ واؤ مما، یہ تو کتنی پیاری لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ نور جھینپ گئی جبکہ باقی سب اس کی معصومیت پر ہنسے۔ داؤد بھائی کہاں ہیں؟ حوریہ نے حیرت سے پوچھا۔ واقعی بہت دیر ہو گئی ہے، رسم کرنی چاہیے۔ عالیہ بیگم نے سر ہلایا۔ تبھی آسیہ بیگم نے نور کے پاس بیٹھی مسکان کو دیکھا۔ جاؤ برہان سے کہو داد کو بلائے، انہوں نے تنک کر کہا۔ وہ ابرو اچکا کر انہیں گھورتی اٹھی۔ ان کا مخاطب کرنا اچھا لگا تھا، پر بیٹی بھی کہہ سکتی تھی، سنو، تم داد کے دوست ہو نا، وہ کہاں ہے؟ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے بریانی سے انصاف کرتے مسلسل بڑبڑاتے سمیر کے سر پر وہ پہنچی جو ٹھنڈے کا گلاس منہ کو لگا چکا تھا۔ مسکان کے سرد لہجے پر اچانک اسے اچھو لگا اور وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے کھانستے دیکھتی رہی۔ چلو اب بس بھی کرو، سارے سال کے جراثیم یہی نکالنے ہیں کیا؟ وہ اکتا گئی۔ سمیر نے چور نظریں اٹھائیں۔ مجھے کیا معلوم بھابھی، باہر گیا تھا۔ وہ معصومیت کا ریکارڈ توڑتا لیگ پیس منہ سے لگانے لگا۔ بھابھی کے دیور اب سیدھے بتائے گا یا دوں ایک؟ وہ اس کی نظروں کا کترانا دیکھ چکی تھی، اور کیا وہ زرک نگاہیں رکھنے والی مسکان سے بچ سکتا تھا؟ بھابھی مجھے سچ میں نہیں پتا، وہ باہر کسی کام سے گیا تھا، آپ دوسروں سے پوچھ لیں، وہ بھی تو کمینے میرے ساتھ ہی تھے، اس نے بوکھلا کر کہا۔ اوہ گریٹ، جب وہ تمہارے ساتھ تھے تو جو انہیں معلوم ہوگا وہ تمہیں، اور جو تمہیں وہ انہیں۔ اب شرافت سے سیدھا بتاتے ہو یا نکالو ان ساری پلیٹس کے 100 روپے۔ کیا بھابھی جی، اب ہم غریب شادی کے کھانے کے پیسے دیں، جبکہ معلوم ہے کہ ہمارا گزارا اس پر ہی ہے؟ کیوں تاریخ رقم کر رہی ہیں؟ تیری تاریخ کی تو ایسے نہیں مانے گا، سب کو حد سے زیادہ شریف ہونے کا بخار چڑھا ہے۔ وہ چب کر کہتی پلیٹ سے فورک اٹھا کر اس کی شہرک کے قریب لائی۔ دیکھو اب بتا رہے ہو یا؟ اس سے 2 منٹ میں تمہارا کام تمام، اور 30 سیکنڈز میں تمہارے اس ناکارہ دل کا۔ اس نے زور دیا شہرک پر۔ وہ جھرجھری لے اٹھا۔ بھابھی، میں نے سب کو اسے گھسیٹ کر گھر کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بمشکل بولا اور پاؤں سے بوٹ اتارے۔ اگر وہاں نہ ملا تو پھر بتاتی ہوں تمہیں۔ وہ گھورتی ہوئی وہاں سے نکلی جبکہ آیت الکرسی پڑھتے سمیر نے اور زوردار بھرا ہوا نوالا لیا اور جوتے اٹھا کر وہاں سے بھاگا۔ آئے بڑے مجھے جوتے پلانے والے، اب معلوم پڑے گا۔ وہ ہوں کرتا رہ گیا جبکہ دوسری طرف بے بسی سے پڑے داد کی نظریں جب مسی پر پڑی تو وہ جی جان سے کھل اٹھا۔ بھائی کی جان، اللہ کی رحمت نازل ہو گئی ہے۔ میری بہن، اپنے چھوٹے بھائی کو آزاد کروا۔ وہ چہک کر پھنسی آواز میں بولا۔ مسکان ہنستی ہوئی اسے کھولنے لگی۔ تبھی باہر پارکنگ ایریا میں سیاہ لینڈ کروزر رکی۔ اس کے پیچھے ہی اس کے آدمیوں کی گاڑی جو وہاں الرٹ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کوئی مشکوک لگے، آرڈر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کے آدمی مؤدب سے سر ہلا گئے۔ آپ بے فکر رہیں، میڈم کی سیفٹی ہمیں اپنی زندگی سے عزیز ہے سر۔ وہ سر ہلا کر مسکرایا اور دوسری طرف آ کر دروازہ کھولا۔ ہلدی کلر جس پر گلابی پھولوں جیسی کڑھائی کی گئی تھی، بھاری پاؤں کو جوتے، فراک میں نفیس سی ہیل ہیں،
जो भी है, पहने, लंबी चोटी, मेकअप के नाम पर हमेशा की तरह लबों पर उसके लम्स की रंगत लिए, शानों पर दुपट्टा फैलाए, चोटी में बंधे बाल। आलिम ने हाथ बढ़ाकर उसका नाजुक सा हाथ थामा और उसे एहतियात से बाहर निकाला। उसके दूसरे हाथ में सुगार था जिसका धुआं हुरुल ऐन की पहुंच से दूर था। आलिम ने मुतबस्सिम नजरों से उसके दमकते चेहरे को देखा और उसकी नाजुक कमर में हाथ डाला। वो उसके करीब होती झींप गई। हम पहुंच गए ना? उसने हंकारा भरा और कदम उठाया। हुरुल ऐन ने सहम कर कदम आगे बढ़ाए। ये बहुत मुश्किल है, मेरे पांव दुख रहे हैं। फिर तुमने जिद क्यों की? वो रुक कर परेशानी से उसके पांव देखने लगा। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि ये ऐसे तकलीफ देते हैं। वो शर्मिंदगी से आंखें मीच गई। बरकी कमकमों की रोशनी, फूलों की खुशबू, लाइटों के झूमर, लॉन में छोटी छोटी लाइट से सजे कद आवर दरख्त, माहौल काफी सहर अंगेज था। उससे सच में चला नहीं जा रहा था। डर लग रहा था कि अगर खानदान के सब लोगों के बीच वो इस हील्स में गिर गई तो। सोचकर ही उसकी खूबसूरत बड़ी सी आंखों में नमी घुल गई। सामने ही वो ग्रे 4 पीस सूट में खूबसूरती से भूरे बाल सजाए, लबों में सुगार दबाए उसके सामने खड़ा था कि आसपास से गुजरते लोग उन्हें रुक रुक कर देख रहे थे। खासकर सबकी नजरें सईद आलिम की तरफ उठ रही थीं, जिसके साइड चेहरे के निशान, भूरी आंखें लम्हे को मबहूत कर देती। और इस पहाड़ जैसे वजूद के सामने एक खूबसूरत पीले फ्रॉक में हूर खड़ी। ये कौन है? ये जमाल की बेटी है, अंधी। पास से गुजरती औरत हूर को गौर से देखती अपने साथ खड़ी लड़कियों को बताने लगी थी, पर उसके जुमला मुकम्मल होने से पहले ही आलिम ने काफी गुस्से से घूरी डाली। वो हड़बड़ा कर आगे बढ़ गई। हूर ने सुनकर काफी मुश्किल से तासुरात छुपाए, क्योंकि वो जानती थी आलिम उसके चेहरे पर दुख के तासुरात देखेगा तो बहुत गुस्सा होगा और शायद उससे भी नाराज हो जाए, जो वो कत्तन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एनी प्रॉब्लम सर? उन्हें रुकते देखकर आलिम का एक आदमी आगे बढ़ आया और बहुत मुअद्दब होकर पूछा। वो सर हिला गया। पर कैसे गवारा करे कि उसके शहजादी के सैंडल्स कोई और लाए? उसे कतई तौर पर पसंद नहीं था कि कोई उसकी चीज को छुए, कजा कि उसके सैंडल्स लाना। नहीं, जाओ तुम, एक फैसला करते उसने कहा। वो सर हिलाता पीछे हट गया। क्या तुम बिल्कुल नहीं चल सकती? तकलीफ हो रही है? उसके गाल पर हाथ रखते नरमी से हूर से पूछा। वो झट से सर हिला गई। मुझे तकलीफ तो हो रही है, पर मुझे डर भी लग रहा है। पांव चलते वक्त ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। वो अपने हाथ को दाएं बाएं घुमाती बोली। वो समझता सर हिला गया। उंगलियों में दबा सुगार वापस मुंह में देते वो पंजों के बल जमीन पर उसके कदमों पर बैठा। जहां हूर की सांसें उसके यूं सबके सामने पांव में बैठने पर थमी थी, वहीं सब लोग हैरत से शुष्तर उसे देख रहे थे। उससे ज्यादा हैरतज़दा तो बीस्ट के आदमी थे, उसे यूं इतने लोगों के बीच बीवी के कदमों में बैठे देखकर। पांव थोड़ा ऊपर उठाओ, वो बोला तो हूर होश में आई और एहतजाज करने लगी थी, पर सईद के पांव पकड़ने पर फौरी उसके सर पर हाथ टिकाया, गिरने से बचने के लिए। सईद, सब देख रहे होंगे। उसके अपने पांव से हील्स निकालते महसूस करती वो मिनमिनाई। क्या अब वो नंगे पांव जाएगी अपनी बहन की माइयों में? उन लोगों को कोई काम नहीं, नागवारियत से कहते उसने पास नजरें उठाई। वो सटपटा कर हैरतज़दा वहां से जाने लगे। आलिम ने आहिस्ता से उसकी हील्स की एड़ी खींच कर निकाल दी। अब पहन कर देखो। दोनों एड़ियां अपनी जेब में रखते उसने वापस उसके पाँव में वो बगैर एड़ी वाली हील्स पहनाई, जो अब फ्लैट की तरह बन गई थी। हाँ, अब ठीक है, वो खुश हुई अपनी एड़ियां जमीन पर देखकर। आई लव यू, उसने इनाम की सूरत में सरगोशी में कहा, साथ ही उसकी पलकें लरस गईं। आलिम ने मुतबस्सिम नजरें उसके खिलते मुस्कुराते चेहरे को देखा, सरगोशी पर सर हिलाते इनाम कबूल किया और उसकी हील्स की स्ट्रिप्स लगाईं। यू आर अडोरेबल, आई लव यू टू। वो उठ खड़ा हुआ और अपनी जेब से रुमाल निकाल कर हाथ साफ करते सुगार मुंह से निकाल कर दूसरी तरफ धुआं छोड़ा
اور اپنا بازو واپس اس کے نازک کمر میں ڈالتے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ حور الجھ کر پوچھنے لگی۔ باقی کچھ نہیں، پر وہ انگلش ضرور پکڑ لیتی تھی۔ گھر چل کر بتاؤں گا، ابھی فنکشن انجوائے کرو۔ وہ مان کر سر ہلا گئی۔ تبھی کمال صاحب اور ان کے ساتھ کھڑے لوگوں کی اس کی طرف نظریں اٹھیں۔ پل کو تو ساکت رہ گئے اور دوسرے ہی پل ہوش میں آتے اس کی جانب لپکے۔ وہیں برہان نے اس کی موجودگی پر نظریں پھیر لیں، البتہ حور العین کی سرخ رنگت کو کچھ ٹھٹک کر ضرور دیکھا تھا۔ یہ بیسٹ کا کون سا روپ تھا؟ وہاں موجود اس کے آدمی ششتر تھے۔ وہ کیسے اتنے لوگوں کے سامنے اتنے بڑے اسٹینڈرڈ اسٹیٹس والا شخص اس لڑکی کے پاؤں میں جھک گیا؟ انہیں یاد تھا کہ اگر کہیں دوسرے ممالک میں میٹنگ کے لیے کنگ اسے بلاتا تھا تو اس کا پہلا جواب انکار ہوتا تھا کہ وہ نہ تو کسی کے پاس جاتا ہے اور نہ ہی کسی کام کے لیے جھکتا ہے۔ پھر یہ کیا تھا؟ بیسٹ کوئی مذاق یا عام شخصیت نہیں تھی جو وہ آسانی سے قبول کر لیتے اس منظر کو۔ وہ سب یہ ایک خواب، اپنا وہم سمجھنے لگے، کیونکہ انہیں معلوم تھا بیسٹ نہیں جھکتا بلکہ جھکاتا ہے۔ سر نے میڈم کے سینڈلز کی ایڑیاں اپنی جیب میں رکھ لیں۔ بہت مشکل سے حلق سے برآمد ہوئے تھے یہ الفاظ۔ ہاں دیکھا، دوسرے نے بھی سرگوشی سے جواب دیا اس کی حیرت زدہ بات پر۔ میں تمہارا شکریہ ادا کیسے کروں مسکان، میری سگی بھابھی؟ دانت نے اپنا کوٹ پہنتے، کپڑے درست کرتے، ممنون آبدیدہ ہوتے اس کے ہاتھوں کی پشت پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ اب چھوڑو اوور ایکٹنگ، زندہ بچ گئے ہو، چلو رسم کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس نے ٹوکا۔ اس اپنائیت پر آنکھیں پونچھتا دانت چونک گیا۔ ہاں ہاں چلو یار، میری بونی جان انتظار میں خفا نہ ہو جائے، وہ ہڑبڑا کر کہتا اسے پیچھے چھوڑ کر لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ آلف! مسکان ساڑھی کے آگے گھیرے سے الجھ کر گرنے والی تھی، تبھی بے ساختہ اسے پکارا۔ آ جاؤ یار، دیر ہو رہی ہے، وہ عجلت میں کہتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ مسکان ہونکوں کی طرح اسے نظروں سے غائب ہوتے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ ابھی ہی تو اتنی دعائیں، محبت، بہن، بھائی، بھابھی، ماں، دیور، آپ کا بیٹا ہو رہا تھا، اور ابھی ہی وہ گرنے والی تھی۔ پکارا تو حوصلہ بڑھا کر چلا گیا۔ یہ سچ میں معصوم ہے یا معصوم بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ بمشکل اپنی ساڑی کو ٹھیک کرتی وہاں سے نکلی۔ لان میں آ کر اسے جھٹکا لگا، وہیں دانت بھی حیرت سے ششتر تھا عالم کو حور العین سمیت کھڑا دیکھ کر۔ وہ جیسے کھل اٹھا اور آگے بڑھ کر عالم سے بغلگیر ہوا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ دونوں آئے۔ وہ حور العین سے ملتا عالم سے خوشی سے بولا۔ اس نے سمجھتے سر ہلایا اور ایک غصیلی نظر وہاں شرارت سے مسکراتی مسکان پر ڈالی۔ بہت بہت شکریہ آنے کے لیے۔ کمال صاحب ایک بار پھر بولے، آؤ حور، تمہیں نور کے پاس لے جاؤں۔ عالم سے اجازت لیتے ہوئے وہ حور کا ہاتھ پکڑے وہاں سے جانے لگا۔ میسنی کہاں ہے داد؟ وہ اس کے ملنے کے انتظار میں تھی۔ وہ آ جائے گی، تم آؤ۔ اسے لے کر وہ سٹیج پر جھولے کے پاس آیا۔ نور؟ داد کے رکنے پر وہ سمجھ گئی کہ اپنی بہن کے پاس ہے۔ وہیں دوسری طرف نور سکتے میں سر اٹھائے حور کے آ جانے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ملو گی نہیں مجھ سے؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے نا؟ جیسے مما کہتی تھی کہ وہ تمہاری شادی ایسے دھوم دھام سے کرائیں گی۔ تم خوش ہو نور؟ مما پاپا بہت خوش ہوں گے نا؟ وہ کہنے کے ساتھ ہی ضبط کا دامن چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جہاں داد اسے یوں روتے دیکھ کر بوکھلایا تھا، وہیں نور روتی ہوئی اٹھ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ حور العین! وہ اس کے نکوش پر بوسے دیتی اس کے سینے سے لگ کر دونوں رونے لگی۔ مما پاپا نے تو کہا تھا کہ وہ ہماری شادی شہزادوں سے کرائیں گی، ہمارے لیے کوئی شہزادے آئیں گے اور ہم دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، وہ روتی ہوئی بڑبڑائی۔ حور نے بمشکل اس کے وجود کو سنبھالا۔ روتے نہیں پاگل، ہمارا داد کسی شہزادے سے کم ہے کیا؟ وہ تمہیں بہت چاہے گا۔ حور مسکراتی اس کی پیٹھ سہلا کر بولی۔ نور محض سر ہلا گئی۔ اب کیا میرے بچے کو رلا کر برا حال کرو گی؟ مسکان وہاں آتی دونوں کو سنبھالنے لگی۔ میسنی؟ حور چہکتی اس سے لپٹ گئی۔ مسکان نے نور کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ مما میں؟ فیری اپنا بھاری جالی دار فراک سنبھالتی منہ بسورے بولی۔ یہ تمہارا
छोटा पैकेट है ना? वो हंसती हुई पूछने लगी। मुस्कान ने भी हंसते हाँ में सर हिलाया और हूर ने फेरी के लिए मोहब्बत से बाहें फैला दी। फेरी के तो जैसे भाग ही खुल गए। वो इस हूर जैसी लड़की और अपने क्रश बीस्ट की बीवी की बाहें देखकर याहू करती उनमें समा गई। फेरी आहिस्ता, दाद ने नरमी से टोका, हुरुल ऐन की हालत को नजर में रखते। कोई नहीं दाद, ये बहुत प्यारी है। वो हंसकर फेरी के चेहरे पर उंगलियां फेरती उसके गाल पर किस करने लगी। स्टेज के नीचे कुछ देर पहले जब बहनों के प्यार पर आप दीदा थे, अब मुस्कुरा रहे थे। बहुत खूबसूरत है ना, कितनी हसीन है माशाल्लाह। हूरिया कहे बिना न रह सकी। आसिया बेगम फीकी मुस्कुराहट से हंसती। हाँ हसीन तो है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। देखो सबकी नजरें टिकी हैं उस पर, नजर न लग जाए बच्ची को, कितनी मासूम है। आलिया बेगम ने भी सताइश और फिक्रमंदी से हामी भरी। मुझे तो वो कोई छोटी सी गुड़िया लगती है, कितनी क्यूट है, दिल करता है काट लूं उसके गालों पर। मिशाल ने झट से अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर की। हूरिया ने अपनी आपी को देखा। हाँ हाँ हाँ, तुम क्यों ऐसे देख रही हो यार, दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं, हूर और नूर। बड़ी तो बड़ी, छोटी भी धमाका है। उसने आंख मारी। अल्लाह अल्लाह आपी, कैसी बातें कर रही हैं, दुराब भाई को बताऊंगी। वो फौरन बोली। नौशी आपी आप बताएं कौन सी प्यारी है, हूर या नूर? नौशीन ने मुस्कान के पास हंसती झीपती हूर को देखा और फिर निचला लब दांतों में दबाए दांत की मौजूदगी में घबराई बौखलाई नूर को। सच कहूं तो दोनों बेमिसाल हैं, बल्कि तीनों। वो जो उनके पास ब्लैक साड़ी में बुरहान भाई की बीवी खड़ी है ना, वो भी बड़ी खूबसूरत है। सब ने नजरें स्टेज की जानिब उठाई जहां मुस्कान के हसार में हूर खड़ी थी, जबकि फेरी नूर और अपनी ममा का हाथ थामे हुए और इस इंतहाई खूबसूरत लम्हों को दाद अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। So my dear listeners, that was the end of episode 26. Hope that you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।